हेलो दोस्तों, मैं हूं सना। आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ पॉडकास्ट और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डायबिटीज़, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है और शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फेमस फिजिशियन डॉक्टर रमन कुमार और फैमिली डॉक्टर भी हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं सर आप? आपका बढ़िया बहुत सना। बहुत वेलकम है हमारे हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू। और फिर से आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है और आपने अच्छा टॉपिक लिया है आज। डायबिटीज़ डायबिटीज़ का, मधुमेह या जी शुगर की बीमारी, ये बहुत कॉमन है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, तो ये बहुत कॉमन है। हर एज ग्रुप में अभी इसे हम देखते हैं कि ये हो रहा है। पहले ओल्ड एजेस में 50s 60s 70s में लोगों को होता था, अब यंग एजेस में भी यंग लोगों एजेस को में होने भी लगा है। है। तो उसके बारे में हम बातचीत करते बिल्कुल हैं। सर, डायबिटीज़ क्या होता है आप पहले यही बताइए हमें। नॉर्मल जो लोगों को नहीं पता, लोगों को ऐसा लगता है मीठा खाने से ही डायबिटीज़ हो जाता है। ये एक मिथ है जी। आई थिंक। तो कार्बोहाइड्रेट है या कोई भी शुगर वाली चीज़ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में पैनक्रियास एक ऑर्गन होता है जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन उस शुगर को ब्लड से कैरी करके टिश्यू में ले जाता है। तो ब्लड के अंदर जो शुगर की जो प्रेजेंस होती है, और शुगर बेसिकली एक एनर्जी सोर्स होता है बॉडी का। बॉडी के हर टिश्यू को, सेल को शुगर चाहिए। तो इंसुलिन का काम है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर लोड करके ये सेल्स के अंदर ले जाता है। तो डायबिटीज़ जो कंडीशन होती है, जो बीमारी, उसमें क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके वो ब्लड में ही रह जाता है और सेल्स के अंदर ले जाता है। या इंसुलिन के डिसफंक्शन से वो सेल तक या हमारे टिश्यू तक, जैसे मसल को मान लीजिए अगर काम करना है, सेल्स के अंदर ले जाता है। में काम करते हैं, पेन से लिखते हैं, या कोई बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मसल से हम काम सेल्स के अंदर ले जाता है। चाहिए होता मसल को, वो शुगर इंसुलिन ही पहुंचाता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में, पैनक्रियास में, कम सेल्स के अंदर ले जाता है। इंसुलिन बन रहा हो और वो उसका फंक्शन ठीक ना हो, डिसफंक्शन या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हम कंज्यूम करते हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है और वो टिश्यू तक नहीं पहुंचता है। तो जब वो ब्लड में रह जाएगा, टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड में जब शुगर को चेक करेंगे तो वो हाई आएगा। तो ये हाई शुगर लेवल इन ब्लड फ्लो, इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में ही तो हम टेस्ट करते हैं ना कि शुगर का लेवल कितना है। तो बॉडी में एक रेंज होती है 80 to 100 के बीच में, जिसमें आपका शुगर खाली पेट, जैसे होता है ना कि 5-6-8 घंटे या ओवरनाइट फास्टिंग के बाद खाली पेट 100 के आसपास ये होना चाहिए। तो ये हाई आने लगता है अगर उस इंसुलिन को टिश्यू तो कैरी का मैकेनिज्म अगर वो कहीं ब्रेक डाउन हो जाए या ना काम कर रहा हो। इस सिचुएशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो सर, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम इसके बहुत बार, जैसे हमने ब्लड प्रेशर के बारे में समझा है और जानते हैं कि बहुत बार नहीं होते हैं, बहुत बार लोगों को सिम्टम नहीं होता है, लेकिन शुगर हम जब चेक करते हैं तो हाई आता है। हाई आता है। कॉमन सिम्टम इसमें हम लोग जो देखते हैं, बहुत बार लोगों का वज़न कम होने लगता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये एक शुगर का सिम्टम है। इसमें यूरिन का ज़्यादा आना, जैसे पॉलीयूरिया बोलते हैं हम, जी ये एक सिम्टम होता है। पॉलीफेजिया होता है इसमें। पॉलीफेजिया मतलब कि ज़्यादा भूख लगना, आपने भोजन किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको लगेगा कि अब पेट खाली है, भूख लग रही है, पॉलीफेजिया बोलते हैं। इसमें प्यास ज़्यादा लगती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, कि आपने पानी पिया और बहुत पानी पीते रहने का मन करता है, तो पॉलीडिप्सिया का सिम्टम होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। आपका वेट लॉस होना, यूरिन ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, और बहुत बार जैसे कोई आपका कोई इंजरी हुई, वो हील जल्दी ना हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें पता लगता है कि शुगर है। तो सर, डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म डिसीज़ है या ये इसको ठीक किया जा सकता है? आमतौर पे कभी कभी इन्फेक्शंस की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसमें आपके जो पैनक्रियास में अल्फ़ा बीटा सेल्स, 2-3 टाइप के सेल्स होते हैं जहाँ से सिक्रीट होता है। जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो लाइफ टाइम में जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियास में, वो धीरे धीरे एज के साथ उसमें कमी आ सकती है। कभी कभी यंग एज में भी पैनक्रियास के बीटा सेल आपके अगर डिस्ट्रॉय हो गए या ख़राब हो गए तो उसमें कमी आ सकती है। तो आमतौर पे ये शुगर की बीमारी लॉन्ग टर्म बीमारी है।
इसको क्लासिफिकेशन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तौर पे हम रखते हैं। और इसको हमें एक बार अगर आपको शुगर के इम्बैलेंस होने की टेंडेंसी है तो ये आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान देना पड़ता है। सर इसी में से एक क्वेश्चन है, जैसे प्रेगनेंसी में शुगर आ जाता है, जैसे चेक करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है या फिर उसकी एक रेंज आती है, तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाता है मेडिकेशन से? इस कंडीशन को हम GDM बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। उसमें प्रेगनेंसी में आपका मेटाबॉलिक जो सिस्टम चेंज होता है तो उसमें आपका शुगर बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोगों में इसमें प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल लेवल में आ जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे लाइफ में डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को नहीं भी उसी समय से शुगर बना रहता है। ओके। और सर ये डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। 2 टाइप फेमस हैं जो हम मेन सुनते फेमस हैं, यही है। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ अगर हम ब्रॉडली समझें, लैंग्वेज में या आम भाषा में, बोलचाल में इसको समझें, तो टाइप 1 तब होता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ना बन रहा हो, कि बीटा सेल आपके इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहे हो पैनक्रियास के। टाइप 2 तब बोलते हैं जब इंसुलिन बन रहा हो लेकिन वो रेजिस्टेंट हो, मतलब वो यूज़ रुका नहीं हो हुआ पा हो, रहा हो। तो तो उसमें शुगर ऐसा नहीं बहुत पहुंच बार पा हम रहा है। देखते हैं कि इंसुलिन का जो की वैल्यू होती है उसको भी हम चेक करते हैं। जैसे नॉर्मली हम हाँ, शुगर में कराते हैं ना, फास्टिंग शुगर चेक कराएं, इंसुलिन पोस्ट फास्टिंग और पेरिंडियल बीपी चेक कराएं, करते हैं। और HbA1c हम कराते हैं जो 3 मंथ्स का एवरेज होता है। तो इसमें हम इंसुलिन फास्टिंग भी कराते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ऐसा तो नहीं कि इंसुलिन बन रहा है और वो यूज़ नहीं हो रहा है। तो टाइप 2 में ऐसा अक्सर होता है कि इंसुलिन बन रहा होता है, इंसुलिन की रेंज हाई होती है, पा रहा तो होता है। आप कह रहे हैं कि मतलब टाइप 1 जो टाइप 2 डायबिटीज़, इनको चेक करने के लिए हमें इंसुलिन का टेस्ट कराना पड़ता है? वो भी करना पड़ता है वो भी, कि उसके इंसुलिन अलावा आपके भी बॉडी में टेस्ट बना होते है। हैं? शुगर, फास्टिंग PP, HbA1c और इंसुलिन। और C पेप्टाइड एक और टेस्ट होता है जो इंसुलिन का इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम चेक करते हैं और उसके हिसाब से भी हमें ये पता चलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर कम उम्र के लोगों में, बच्चों में होता है, अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। कई बार ये जेनेटिकली या अर्ली एज में अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएँ तो ये कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। और टाइप 2 ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है लेटर ऑन, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, वेट गेन, एडिपोसिटी, जो पेट पे जो चर्बी होती है उसकी वजह से ये आगे चल के डेवलप होता है। ओके सर। सर ये डायबिटीज़ के कुछ ऐसे बचाव जो हम खुद भी कर सकें अपने घर पे, और अपने जो लोग हमारे ओल्ड एज वाले हैं उन लोगों डायबिटीज़ को को भी? लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हम बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि आपके अपना वज़न जो है वो आपका BMI रेंज में होना चाहिए, 19 टू 24 के बीच में आपका BMI होना चाहिए। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके लिए आपको डाइट में हाई कैलोरी, हाई शुगर वाली चीज़ें, जिससे आपके पेट बॉडी में जाके कैलोरी डिपॉज़िट हो जाए, ऐसा ना हो, और आपका वज़न बढ़े, ऐसा ना हो। और फिज़िकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि इंसुलिन का जो फ़ंक्शन होता है वो ऑप्टिमाइज़ होता है अगर आप बॉडी के फ़ंक्शन को करें। तो योगा करने से, फिज़िकल एक्टिविटी करने से, स्ट्रेचिंग करने से, PT करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जा डायबिटीज़ सकता है। को, हाँ, इंसुलिन को आप के फ़ंक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कहा जाता है ना, इंसुलिन यूज़ नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन अच्छी तरह से यूज़ होगा अगर आप अपने हर बॉडी के मसल पार्ट को मूव करेंगे। ओके सर, थैंक यू। एक्सरसाइज का क्या रोल है सर डायबिटीज़ में? एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, यही है, इंसुलिन को मोबिलाइज़ करना एक्सरसाइज करता है। दूसरा, आपके जो ओबेसिटी को है, ओवरवेट को कम करता है। उससे भी आपका, जैसे बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा, वज़न को आपने कम कर लिया तो ऑटोमेटिक एक इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो वज़न कम करने में और इंसुलिन के मोबिलाइजेशन, दोनों प्रोसेस में डायबिटीज़ में एक्सरसाइज एक्सरसाइज मस्ट का है। रोल है। सर एक मिथ है, मतलब लोगों को ये लगता है जो जो डायबिटीज़ जिन लोगों को हो गया है वो मीठा ही नहीं खा सकते, ये क्या सच है? नहीं, खाने वाले तो खाते हैं, बहुत हाँ, सारे लोग तो मानते सब नहीं कहते हैं। हैं क्रेविंग ज़्यादा हाँ, होती है क्रेविंग ज़्यादा डायबिटिक होती है, पेशेंट्स को। लेकिन मीठा नहीं खाना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। इसमें हम फूड रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ओके। अपने टेस्ट को भी आपको ट्रेन करना होता है। जैसे होता है ना कि माइंड को आपने ट्रेन किया, तो कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे आप मीठा खाना है तो एप्पल खा सकते हैं, या ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें कि कैलोरी और शुगर ना हो। तो आपका उसका कम मीठे फॉर्म में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट ना हो, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हर हो, चीज़ में। किसी चीज़ में ऐसा तो है नहीं।
तो ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ओवरटली डायरेक्टली शुगर ही नहीं ले जैसे कि लेना है। रसगुल्ला, रसगुल्ला काजू बिल्कुल कतली, मीठा या बिल्कुल। केक पेस्ट्री टाइप की हाँ, चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, यही आइडिया है। बिल्कुल। क्योंकि शुगर तो और सर चपाती में वो भी इतनी है। क्रेविंग क्यों होती है? ऐसे नॉर्मल लोगों को नहीं होती, बट जो डायबिटिक हो जाते हैं उनको मतलब ऐसा होता है कि वो कहीं से मिल जाए बस खा लेंगे। हम्म। इतनी इसलिए इसलिए होती है क्योंकि जब वो कुछ भी खाते हैं हुँ, तो उनका जो एनर्जी सोर्स है, हाँ, हाँ, ग्लूकोज का जो यूनिट है, हाँ। उनके ब्लड में ही रह जाता है, उनको टिश्यू को नहीं मिलता है। ओह! तो टिश्यू जो उनका बॉडी का पार्ट है वो तो डिमांड करता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। हुँ, हुँ। तो एक बॉडी में ऑटोनॉमिक सिस्टम है कि आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपने जो खाना खाया या जो एनर्जी दी हमें वो पूरी नहीं पड़ रही है, हमें और चाहिए। हमें चाहिए। तो ये क्रेविंग का वो पप ऐसा नहीं कि वो साइकोलॉजिकल है, हुँ, बॉडी डिमांड करती है बॉडी डिमांड कि करती बॉडी के टिश्यू डिमांड करते हैं कि आपने खाया होगा लेकिन वो ब्लड में ही हमें मिला नहीं है, है। हुँ। इस वजह से क्रेविंग होती है। सर एक और मिथ है, ये बोलते हैं कि जो ओवर स्ट्रेस रहता है पर्सन या फिर ओवरवेट है, उनको जल्दी डायबिटिक हो जाता हाँ, ऐसा होता है। है। ये मतलब मिथ ठीक है? बिल्कुल मिथ नहीं है, ये हाँ, सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई इसलिए क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जो बॉडी की टूटने का प्रोसेस है, वो फास्ट होगा। तो जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन में हैं, तो उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर फिजिकल जो डिटेरिएशन होता है वो जल्दी होता है। तो वो जो एक्सटर्नल हमारा बॉडी जैसे दिखती है और इंटरनली जैसा होता है, दोनों के ऊपर असर होता है। उसका तेज़ी से एजिंग होती है, तेज़ी से डिटेरियोरेट होता है, ख़राब होती हैं चीज़ें। तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल चांसेस हैं। जो स्ट्रेस में है, जैसे बहुत सारे हम बच्चों को देखते हैं जो लंबे समय तक नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, उनमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों कम उम्र में हो रहा है। तो क्या है, वो हो सकता है कि मेंटली स्ट्रेस में ना हो लेकिन फिजिकल स्ट्रेस तो है ही उनको। बिल्कुल। तो सर क्या डायबिटिक्स पूरी तरह ठीक हो सकती है या फिर इसमें भी हाइपरटेंशन की तरह लॉन्ग टर्म मेडिकेशन कराना पड़ता है? मैंने देखा है ऐसे मरीजों को जिन्होंने लाइफ़स्टाइल पे इसको मैनेज कर लिया है, लेकिन इसको ये मैनेज करना पड़ेगा आपको। हुँ, इसमें डाइट, फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, मेजर रोल है। अगर आप डाइट पे समझें तो 30% रोल डाइट का है, फिजिकल एक्टिविटी 40% है और 30-40% मेडिकेशन। मेडिकेशन का रोल है। तो मेडिकेशन पे आप अपनी डिपेंडेंसी को घटा लें, बशर्ते आप अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। अगर जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? मतलब हमारी बॉडी में अगर जैसे मैं हूँ, मुझे हो जाए, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर मेरे पे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? ये बहुत मतलब ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। खतरनाक हो तो सकता है? खतरनाक होता है। इसमें जो साइंटिफिकली हम देखें तो बोलते हैं मैक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर। तो बड़ी ब्लड वेसल्स और छोटी ब्लड वेसल्स। हुँ, छोटी ब्लड वेसल जैसे हम एग्जांपल देखें, आँखों की रोशनी, रेटिना में जो ब्लड सप्लाई होती है, तो उसकी आर्टरीज़, रेटिना के जो पर्दे जहाँ से हमारे को नज़र आता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है, तो रेटिना ख़राब हो सकता है, उसके फंक्शन में खराबी आ सकती है, नज़र ख़राब हो सकता है, एक ये कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे ही जो किडनी की ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है, हार्ट की ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं। डायबिटिक की वजह से डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को पैरों में सुनपन होना, स्वेलिंग भी आ जाती स्वेलिंग है, आना मेबी। और झंझनाहट होना। जैसे पैर बताते हैं ना कि पैरों में पता नहीं लगता है, हाँ, सुनो रहे हैं, हाँ, नमनेस हो जाती है, numbness हो जाती तो वो नर्व्स के ऊपर हो रहा है असर। ऐसे ही ब्रेन के ऊपर होता है। है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक। कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। और ऐसे ही लोगों को इसी वजह से डायबिटिक्स में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जैसे ब्रेन में क्लॉट चला गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया। किडनी में भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धीरे धीरे वो उसका फिल्ट्रेशन कम होने लगता है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने की टेंडेंसी होती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बहुत बार लेट पता चलते हैं। सालों साल अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो उससे आपको ये सब परेशानी होती है। कि सर आपने इतनी सारी जानकारी दी। मैं एक बस लास्ट में आपसे अपने व्यूअर्स के लिए कुछ आसान टिप्स जानना चाहती हूँ जो वो डायबिटीज़ को मतलब घर पे भी कंट्रोल में रख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग करना। ओके। आपको अपना डायबिटीज़ फर्स्ट स्टेप में शुगर लेवल को चेक करना है। आपको अपना एनुअल चेकअप भी कराना चाहिए। पूरी फैमिली मेम्बर्स को शुगर आपको ना हो, इसलिए आपको शुरू से अपने वेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेट के लिए अपने खान-पान और अपने फिज़िकल एक्टिविटी के लेवल को आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ में अगर आपको कोई भी सिम्पटम डायबिटीज़ के हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
बहुत बार डायबिटीज़ के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, जब पता ही सिम्टम नहीं होते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं आती है और लोग चाहते हैं कि उनको दवाई ना लेनी पड़े। बहुत सारे देसी नुस्खे भी करते हैं, आप करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुगर के लेवल के हिसाब से ही उसको करें। और अगर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, आप दवाई लें और अपने शुगर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी ये सब जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की कन्वर्सेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आपको पता चला वो खाली मेडिकेशन ही से नहीं ठीक किया जा सकता, हमें अवेयरनेस और फिटनेस पे ध्यान रखकर भी और फिज़िकल एक्टिविटी पर भी ध्यान रखकर हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हमारा कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप उसमें कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आसान लफ्ज़ों में। हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, वो आसानी से समझ गए होंगे। जो भी आपको नहीं समझ आया हो, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये बात ख़त्म करने के पहले मैं एक बार और भी बिल्कुल। आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा बिल्कुल कि सर। जो शुगर का लेवल कितने को हम डायबिटीज़ कहते हैं, किस रेंज को हम कहें कि डायबिटीज़ है। बिल्कुल। तो आमतौर पे जो फास्टिंग शुगर है वो 100 के नीचे रहना चाहिए। बिल्कुल। जो पीपी आपका है पोस्ट पेरेंडियल ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, वो 140 के नीचे रहना चाहिए। मोटा मोटा अगर मैं आपको याद रखने कहूँ तो आप 3 फिगर याद रखें, 100, 150 और 200। 200 तो रूटीन में 100, 200। हाँ, मतलब रूटीन में 200 नहीं, रैंडम शुगर शुड बी लेस देन 200। ओके। तो अगर आपको अपना शुगर मेंटेन रखना है तो 100, 150, 200 का नंबर याद रखें। बिल्कुल। साइंटिफिकली इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 का, लेकिन ये आप नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए। HbA1c भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हमें पता लगता है कि पिछले 3 महीनों में शुगर का आपका लेवल क्या रहा है। तो बहुत बार जब आप जनरल चेकअप कराते हैं तो उसमें HbA1c बढ़ा हुआ आता है, रेंज से ज़्यादा आता है। 5.7 इसकी रेंज होती है, बहुत बार 6, 6.1, 6.2, 6.5 वगैरह भी आता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के स्टेज में इसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपको चेकअप से अगर आपको पता लगता है कि आपको शुगर बढ़ने की टेंडेंसी है या आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको अर्ली एज में इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए और आपको अपने लाइफ़स्टाइल में और अपने जो हैबिट्स हैं उस पे ध्यान दे के आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सालों साल के लिए, दसियों साल के लिए इसको डिले कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।